आखिर उत्तरकाशी में सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार अड़चन रुकावट क्यों आ रही है? आखिर क्यों बार बार मजदूरों के पास खुशखबरी आते आते वापस चली जा रही है? 13 दिन बाद भी मजदूरों से मदद अभी भी 14 मीटर दूर क्यों है? और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि रेस्क्यू में देरी क्या ये कोई मजबूरी है? आज हम वैज्ञानिकों एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे कि आखिर क्या रेस्क्यू में देरी का कारण उत्तराखंड के कमजोर पहाड़ों की संरचना भी है और भविष्य में हम ऐसे हादसों के लिए कितने तैयार हैं। उत्तरकाशी में सुरंग हादसा भविष्य में हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। इस हादसे और रेस्क्यू में देरी की कई वजहें हैं। जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू में देरी पर सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मसलन रेस्क्यू में देरी के लिए क्या पहाड़ों की संरचना दोषी है? साथ ही भविष्य में ऐसे हादसे न हों, उसके लिए सरकार और प्रोजेक्ट पर काम कर रही एजेंसियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिस हिस्से पर हम यहाँ पर हैं, अगर आप यहाँ देखें कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो सुरंग के मुहाने पर लाई गई हैं। इन मशीनों को पहाड़ पर पहुंचाना अपने आप में बेहद मुश्किल था। रास्ते में कई ऐसे दुर्गम और सकरे रास्ते थे जहां पर 15 और 16 पहिए वाले ट्रक फंस जाते थे। कई जगहों पर मलबा गिर जाता है। तो ऐसे में उनको निकालने के लिए जो मशक्कत थी वो पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सबसे ज्यादा मुश्किल थी और इसीलिए लॉजिस्टिक यहाँ तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, बीआरओ का इस्तेमाल किया गया, सीपीडब्ल्यूडी और उन तमाम एजेंसियों के बड़े बड़े संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, उनकी मदद ली गई ताकि सब संसाधन पहाड़ पर इस महामिशन के लिए पहुंच सके। और ये एक बड़ी वजह है ऑपरेशन में देरी के लिए। दरअसल पहाड़ काटकर हो रहे विकास और कई परियोजनाओं की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ काफी कमजोर हो गए हैं। इतने कमजोर कि मूसलाधार बारिश के बाद भी मिट्टी के ये पहाड़ तिनके की तरह भरभराकर गिरने लगते हैं। उत्तरकाशी में सुरंग हादसे में भी यही हुआ, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की रेस्क्यू टीम को करीब 2 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ा। हमने एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों से भी यह जानने की कोशिश की कि क्या रेस्क्यू में देरी की वजह देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों की बनावट भी है। उत्तराखंड की जो पहाड़े हैं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं, ये देश के ही नहीं विश्व के सबसे नवीनतम पहाड़ है। ये आज भी एक्टिव है। इंडियन प्लेट्स उत्तर की ओर जा रही है तो वहाँ भूकंपीय घटना और जो संरचना है उसमें दरारों का उत्पन्न होना एक कॉमन सा व्यवस्था है पहाड़ के अंदर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए कई लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। उनमें से एक रियल हीरो हैं प्रवीण यादव। गोरखपुर के रहने वाले प्रवीण यादव को पाइपलाइन में काम करने का करीब 14 साल का अनुभव है। जहां विदेशी मशीनें भी बेबस हो जाती हैं, वहां प्रवीण जैसे लोगों का हौसला मिशन को आगे बढ़ाता है। बिना ऑक्सीजन मास्क के पाइप में 48 मीटर तक घुटनों के बल जाकर प्रवीण यादव ने ऑगर मशीनों के लिए रास्ता बनाया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ सके। मैं घुटनों के बल गया पाइप के अंदर। कितनी देर तक रहे? 3 घंटे। 3 घंटे में काटा आपने? हाँ सर। अभी किस तरह की सिचुएशन? अभी सिचुएशन ठीक है, काम हमारे हाथ में है और ये सक्सेस करके देंगे हम लोग। मेरा एक टोटल 14 साल एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, पाइपलाइन में। यस। बताया जा रहा है कि मार्च में भी इसी सुरंग का एक छोटा सा हिस्सा धंस गया था, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ।
वैसे उत्तराखंड के एक बड़े इलाके में मिट्टी का क्षरण सामान्य से बहुत ज्यादा है। हमने भविष्य में इसके खतरे के बारे में भी वैज्ञानिकों की राय जानी। तो ये गॉज मटेरियल जैसे ही इसको जो है हम किसी तरह से भी छेड़छाड़ करते हैं, चाहे हम उसको मैकेनिकली डोजर से या इससे कटिंग करते हैं या ब्लास्टिंग करते हैं, या नेचुरली जब रेनफॉल होता है तो रेन भी जो है अपने आप इसको जो है एक्सेलरेट करती है और इस मास जो है धीरे धीरे करके मूव करता है। तो यही कारण है कि यहाँ की जो सॉइल है वो फटाफट जो है नीचे को डाउन वैलीज में जाती है। सिलक्यारा की ये सुरंग ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ती है। यहाँ भी लैंडस्लाइड के चलते सुरंग के एक हिस्से में मलबा आ गया है, जिससे 41 मजदूर फंस गए हैं। लेकिन कच्चे पहाड़ों वाले उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और इस तरह के हादसे रोकना एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बारे में विशेषज्ञ मानते हैं कि दरअसल जितने हजारों सालों में अलग अलग राज्यों में आप जो पहाड़ों की स्थिति देखते हैं, हिमालय का ये हिस्सा सबसे भंगुर है, फ्रेजाइल है। हम अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि भविष्य में ऐसे हादसे न हों, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है। ओंकार बहुगुणा, अंकित शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी आज तक। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रेस्क्यू में देरी के कारण किसी तरह की लापरवाही भी है, कहीं प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी तो नहीं हुई। हमने वैज्ञानिकों से ये भी पूछा कि क्या उत्तरकाशी के पहाड़ सुरंग बनाने के लिए अनुकूल हैं। उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों से मिट्टी का लगातार कटाव भी लैंडस्लाइड का बड़ा कारण है। इससे जुड़ा शोध क्या कहता है, रिसर्च क्या कहती है, इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो उत्तरकाशी सुरंग में 41 मजदूरों के फंसने को हादसा ही कहा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या इस प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी हुई। उत्तरकाशी के पहाड़ क्या सुरंग बनाने के लिए अनुकूल हैं? क्या पहाड़ों में मैदानों जैसा विकास मॉडल अपनाया जा सकता है? भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी राज्य की वजह से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही जटिल है। पहाड़ों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़कों और सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है। सैलानियों की सहूलियत के लिए किए जा रहे विकास कार्य कई बार पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक साबित हो रहे हैं। सुरंगों के बनने की वजह से जल स्रोतों के सूखने का बड़ा खतरा है। कई जगह सुरंगें बनने के बाद जल स्रोत सूखने की शिकायत स्थानीय लोग कर चुके हैं। यानी टनल बनने से पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को जल संकट से जूझना पड़ सकता है। दूसरा खतरा हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका से जुड़ा है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में सुरंगों की अधिकतम संख्या की वजह से ऐसे भूकंप के दौरान ये सुरंग कितना दबाव सह पाएगी। एक्सपर्ट से सुनिए, उत्तरकाशी के पहाड़ सुरंग बनाने के लिए कितने अनुकूल हैं। आप सुरंग बनाते हो, चाहे आप प्लेन में बनाओ या पहाड़ पे बनाओ, 2-3 चीजें हैं जो सरप्राइज एलिमेंट की तरह मिलती है। उसमें से एक है अचानक पानी का रिसाव, और दूसरा है पहाड़ों के अंदर और या पत्थर या मिट्टी के इसमें कोई दरार का होना। कभी कभी ये पानी के एक्वीफर इतने छोटे होते हैं कि आपके जियोफिजिकल सर्वे में नहीं आते हैं। उसी तरीके से ये सीयर जोन भी कभी कभी लोकलाइज्ड होते हैं जो लार्जर मैपिंग में नहीं आते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों से लैंडस्लाइड की घटना आए दिन होती है। खास तौर पर बारिश के बाद भूस्खलन से हादसों की संख्या में इजाफा हो जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आधे से ज्यादा भूभाग से हर साल 11.2 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी बहकर मैदानी क्षेत्रों में जा रही है। बारिश के दिनों में ज्यादा मिट्टी बहती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में इस बात का खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तराखंड के 50% से ज्यादा हिस्से में मिट्टी कटान हो रहा है। इससे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती को भी नुकसान हो रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई मिट्टी कटान की एक खास वजह मानी जाती है। लैंडस्लाइड और भूकंप से भी
मिट्टी का क्षरण हो रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा में मिट्टी का कटान सबसे ज्यादा हुआ था। इस समय का अपडेट यह है कि उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह होते ही, सूरज उगते ही शुरू हो जाएगा और अगले कुछ घंटों में सुरंग से अच्छी खबर आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है और आप और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। श्रमिकों के परिवारों के साथ पूरा देश ये दुआ, ये प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं। आज तक की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं। वक्त नाजुक है, मुश्किल घड़ी है, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी है और उसी उम्मीद पर रेस्क्यू टीम सुरंग में 41 मजदूरों तक बढ़ रही है। हर दिन लगता है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, फिर एक दिन और बढ़ जाता है। इस तरह से आज पूरे 13 दिन हो गए। सवाल यह है कि आखिर देरी क्यों हो रही है? असल में मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग बनाने वाली अमेरिकी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म 25 टन वजनी है। ड्रिलिंग के दौरान बार बार सरिया की वजह से प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंच रहा है। 6 मीटर के पाइप को एक दूसरे से जोड़ने में भी काफी समय लग रहा है। पाइप को जोड़ने, चालू करने और उन्हें पुश करने की पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। ये एनडीआरएफ के वो जवान हैं जो 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए सारे जोखिम उठा रहे हैं। जब लोहे का ब्लॉकेज आने के बाद काम रुक गया तो ड्रिल मशीन के आगे लोहे की रॉड हटाने का बेड़ा इन्हीं लोगों ने उठाया। जवान पीठ पर गैस कटर टांग कर 3 फीट चौड़े पाइप में घुस गए। ये काम बेहद मुश्किल और खतरों से भरा हुआ था। गैस कटर से वो झुलस सकते थे। उन्हें इतने ज्यादा तापमान में काम करना था जहां सांस लेना तक मुश्किल था, लेकिन काम को अंजाम देने के बाद ये बाहर लौटे। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और पूरी एजेंसियां, भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा। हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। टनल के अंदर वेल्डिंग से उठने वाला धुआं भी बाधा बना हुआ है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का लेवल भी काफी कम है। ऐसे में उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखकर भी काम धीरे धीरे किया जा रहा है। आपको बता दें कि टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बार ड्रोन सेंसर रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेंगलुरु से ड्रोन सेंसर रडार के साथ टीम उत्तरकाशी पहुंची है। देश में पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह ऑटोमेटेड ड्रोन अपने सेंसर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में आने वाली बाधाओं के बारे में अलर्ट करेगा। इससे तेजी और सावधानी से ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग टीम भी रेडी है। हालांकि इसमें काफी चुनौतियां हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग टीम का दावा है कि हमारी टीम तैयार है। हालांकि टीम का कहना है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए ही हम मजदूरों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी पूरी है। अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक।